یہ लॉक क्यों लगाया है? क्या मुझसे भी चीजें छुपाई जाएंगी? शहरयार ने फोन मेज पे रखा और अरहम के सामने खड़ा हुआ। अरहम ने अपना काम रोक कर उसे देखा और नरमी से कहा, यह सिर्फ एक सिक्योरिटी है। इसका तुम्हारे भरोसे से कोई ताल्लुक नहीं है। शहरयार के चेहरे पर गुस्सा नुमाया था। उसने अरहम का हाथ पकड़ के पूछा, भरोसा तो तुमने उसी दिन तोड़ दिया था जब तुमने अपना मोबाइल मुझसे दूर रखना शुरू किया। सच बताओ, इसमें क्या है? अरहम ने अपना हाथ छुड़ाने की कोशिश की और बोली, इसमें घर के मामलात और बच्चों की बातें हैं। तुम इसे शक की नजर से क्यों देख रहे हो? शहरयार ने तल्खी से जवाब दिया, शक वो करता है जिसे कुछ मालूम ना हो। मुझे तो सब नजर आ रहा है कि तुम बदल रही हो। अरहम ने दुख से उसे देखा। बदल मैं नहीं रही, तुम्हारी सोच बदल गई है। तुम हर बात का गलत मतलब निकालते हो। शहरयार ने उसके करीब होकर कहा, तुम्हारा वो मोबाइलों पर घंटों मसरूफ रहना और मेरे आने पे खामोश हो जाना, क्या ये सब आम बात है? अरहम ने हिम्मत जमा करके जवाब दिया, मैं खामोश इसलिए होती हूँ क्योंकि तुम्हारे पास सिर्फ सवाल होती हैं, कोई प्यार की बात नहीं। शहरयार ने तंजिया अंदाज में कहा, प्यार की बातें उनसे की जाती हैं जो वफादार हो। मक्कार लोगों से सिर्फ हिसाब लिया जाता है। अरहम की आंखों में नमी आ गई। वफादारी का सबूत मांग रही हो या मेरी जान? मैंने इस घर के लिए अपनी खुशियां कुर्बान कर दी। शहरयार ने बात काटते हुए कहा, कुर्बानी का ड्रामा मत करो, बस इस फोन का कोड बताओ और अपनी बेगुनाही साबित करो। अरहम ने फोन उठाकर उसके हाथ में दे दिया, ये लो, सब देख लो, लेकिन याद रखना, ये कोड खुलते ही मेरे दिल का दरवाजा तुम्हारे लिए हमेशा के लिए बंद हो जाएगा। शहरयार ने फोन पकड़ लिया और उसके बाद अनसुनी करके स्क्रीन की तरफ देखने लगा। शहरयार फोन हाथ में लिए अरहम के पीछे किचन में आ गया। ये जो नंबर तुमने फौजिया बाजी के नाम से महफूज किया है, इससे कल रात 11 बजे क्या बात हुई? अरहम ने बर्तन धोने रोक दिए और पलट के उसे देखा। वो मेरी बड़ी बहन है, उनकी मियाँ की तबीयत ठीक नहीं थी, इसलिए हाल पूछा था। शहरयार ने फोन उसकी आंखों के सामने लहराया। बहन से इतनी लंबी बात? 20 मिनट तक तुम क्या नुक्से बता रही थी उसे? अरहम ने तौलिए से हाथ खुश किए और संजीदगी से बोली, परेशानी में वक्त का अंदाजा नहीं होता। क्या अब मैं अपनी बहन का दुख भी ना बांटूं? शहरयार ने सिंह के पास आकर उसका रास्ता रोका। दुख बांट रही थी या मेरी घर की बातें वहां पहुंचा रही थी? अरहम ने गहरा सांस लिया। तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि मैं हर वक्त तुम्हारे खिलाफ कोई मंसूबा बना रही हूँ? शहरयार ने उसके चेहरे के करीब झुककर कहा, क्योंकि तुम्हारी आंखें अब मुझसे नजरें नहीं मिलाती। तुम चोरों की तरह इधर उधर देखती हो। अरहम ने तीखे लहजे में जवाब दिया, नजरें उसलिए नहीं मिलाती क्योंकि इनमें अब तुम्हारे लिए सिर्फ खौफ बचा है, मोहब्बत नहीं। शहरयार ने दांत पीसते हुए कहा, खौफ गुनाहगार को होता है अरहम। अगर तुम साफ हो तो मेरी आंखें में देख कर कहो, तुमने कोई झूठ नहीं बोला। अरहम ने उसकी आंखों में झांका। मैंने कभी तुमसे झूठ नहीं बोला, लेकिन तुमने कभी सच सुनना ही नहीं चाहा। शहरयार ने फोन की स्क्रीन दोबारा ऑन की। अच्छा, तो फिर ये मैसेज जो तुमने डिलीट किया है, इसमें क्या लिखा था? अरहम ने हैरत से उसे देखा। मैंने कोई मैसेज डिलीट नहीं किया, शायद तुम गलत देख रहे हो। शहरयार ने तंजिया अंदाज में कहा, मैं गलत नहीं देख रहा, तुम माहिर हो निशान मिटाने में, लेकिन मैं तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ूंगा। अरहम किचन से बाहर निकलने लगी तो शहरयार ने उसका रास्ता रोक लिया। अभी बात खत्म नहीं हुई, जब तक मैं मुतमईन नहीं होता तुम यहाँ से नहीं जाओगी। अरहम ने थके हुए लहजे में कहा, तुम कभी मुतमईन नहीं हो सकती, क्योंकि तुम्हारा मसला मैं नहीं, तुम्हारा अपना दिमाग है। शहरयार ने उसका बाजू पकड़ के उसे अपनी तरफ मोड़ा। मेरा दिमाग बिल्कुल ठीक है, बस इसे तुम्हारी चालें समझ आने लगी हैं। अरहम ने खामोशी से अपना बाजू छुड़ाया और बगैर कुछ कहे वहां से चली गई, जबकि शहरयार अब भी फोन में किसी ऐसे सबूत की तलाश में था जो वहां था ही नहीं। शहरयार ने खाने की मेज पर जोर से हाथ मारा। ये सालन में नमक ज्यादा है या तुम मुझे जिताना चाहती हो कि तुम्हारा दिल अब भी इस घर में नहीं लगता? अरहम ने कुर्सी खींची और उसके सामने बैठते हुए कहा, नमक बिल्कुल ठीक है, शायद तुम्हारा जायका कड़वा हो गया है। शहरयार ने निवाला प्लेट में फेंक दिया और अरहम की तरफ झुक के बोला, मेरा जायका नहीं, तुम्हारे ढंग कड़वे हो गए हैं। कल तुम स्कूल से बच्चों को लेने देर से क्यों पहुंची थी? अरहम ने सुकून से जवाब दिया, रास्ते में गाड़ी खराब हो गई थी, मैंने तुम्हें मैसेज भी किया था। शहरयार ने फोन निकाल कर मेज पर रखा। मैसेज तो आया था, लेकिन उस वक्त तुम्हारा नंबर मसरूफ भी जा रहा था। किससे गाड़ी ठीक करवा रही थी तुम? अरहम ने निवाला तोड़ते हुए उसकी आंखों में देखा। मैंने मैकेनिक को फोन किया था, क्या अब ये भी एक जुर्म है? शहरयार ने तंजिया अंदाज में सर हिलाया। मैकेनिक का नंबर तुम्हारे पास पहले से था या अचानक कहीं से मिल गया?
अरहम ने लुकमा वापस प्लेट में रख दिया। शहरयार, तुम एक आम सी बात को इतना बड़ा मसला क्यों बना रहे हो? उसने सख्त लहजे में पूछा। मसला मैं नहीं बना रहा, तुम बना रही हो। तुमने उस मैकेनिक से कितनी देर बात की और उसका नाम क्या है? अरहम ने गहरा सांस लिया और कुर्सी से खड़ी हो गई। उसका नाम मुझे नहीं मालूम और ना ही मैंने उससे कोई फालतू बात की। तुम्हें मुझ पे एतबार क्यों नहीं आता? शहरयार भी खड़ा हो गया और उसके रास्ते में आकर बोला, एतबार कमाया जाता है अरहम, और तुम इसे रोज थोड़ा थोड़ा करके गंवा रही हो। अरहम ने बेजारी से उसे देखा। तुम्हारी नज़र में वफादारी की तारीफ क्या है? क्या मैं अपनी सांस लेने का हिसाब भी तुम्हें दूं? शहरयार ने उसके करीब होकर कहा। अगर ज़रूरत पड़ी तो वो भी देना पड़ेगा। मुझे तुम्हारी हर हरकत पे नज़र रखनी है। अरहम ने तल्खी से कहा। नज़र रखना तुम्हारा हक हो सकता है, लेकिन शक करना तुम्हारी बीमारी बन चुकी है। शहरयार ने उसका कंधा पकड़ के उसे रोका। बीमारी नहीं, ये मेरी हिफाजत है ताकि तुम कोई गलत कदम ना उठा सको। अरहम ने उसका हाथ हटाया और किचन की तरफ जाते हुए कहा, जिस घर में इतनी हिफाजत हो वहां दम घुटने लगते हैं, ये तुम कभी नहीं समझोगी। शहरयार वहीं खड़ा रहा और गुस्से से अरहम को जाते हुए देखता रहा। उसके जहन में अब मैकेनिक वाले वाकये की एक नई तस्वीर बन रही थी। शहरयार ने लाउंज में पड़े अखबार को मरोड़ कर एक तरफ फेंका और सोफे पर बैठी अरहम के सामने आ खड़ा हुआ। आजकल तुम्हारा भाई कुछ ज्यादा ही इस घर के चक्कर नहीं लगाने लगा? अरहम ने सिलाई मशीन से सर उठाया और हैरत से उसे देखा। वो मेरा सगा भाई है शहरयार। अगर वो हफ्ते में एक बार अपनी बहन का हाल पूछने आ जाता है तो इसमें तुम्हें क्या बुराई नजर आती है? शहरयार ने कमरे में चक्कर काटते हुए कहा। बुराई हाल पूछने में नहीं है, बुराई इस सरगोशी में है जो मैंने कल तुम दोनों के दरमियान सुनी थी। जब मैं कमरे में दाखिल हुआ तो तुम एकदम खामोश क्यों हो गई थी? अरहम ने मशीन का पहिया रोका और कुर्सी से खड़ी हो गई। वो अपनी मुलाजमत के हवाले से परेशान था। उसे कुछ रकम उधार चाहिए थी जो उसने मुझसे मांगी। मैं नहीं चाहती थी कि तुम्हारे सामने से शर्मिंदगी हो। शहरियार के चेहरे पर एक अजीब सी हंसी आई। रकम उधार चाहिए थी, या तुम मेरे घर का पैसा अपने महके में ठिकाने लगा रही हो? अरहम का चेहरा गुस्से से सुर्ख हो गया। वो मेरा भाई है, कोई अजनबी नहीं। और जो पैसे मैंने उसे देने का वादा किया है वो मेरी अपनी बचत है जो मैंने बरसों से जमा की है। शहरयार ने उसके करीब आकर उसकी आंखों में झांका। बचत तुम्हारी है या मेरी जेब से निकला हुआ माल? और वैसे भी भाई को पैसे देने के लिए इतनी राजदारी की क्या जरूरत थी? अरहम ने हिम्मत से जवाब दिया। राजदारी इसलिए थी क्योंकि मुझे मालूम था कि तुम उसे भी एक तमाशा बना दोगे, जैसे तुम हर छोटी बात को बनाती हो। शहरयार ने अलमारी पे हाथ मारा। तमाशा मैं नहीं बनाता, तुम्हारी ये छुप छुप कर बातें करने की आदत बनाती है। कल जब वो जा रहा था तो तुम उसे गेट तक छोड़ने गई थी। वहां तुमने से क्या पकड़ाया था? अरहम ने थके हुए लहजे में कहा। मैंने उसे अम्मी की दवाइयों का नुस्खा दिया था। वो शहर जा रहा था तो मैंने सोचा वहां अच्छी दवाई मिल जाएगी। शहरयार ने तंजिया अंदाज में सर हिलाया। नुस्खा था या कोई और पर्ची जिस पर तुमने कुछ लिख कर दिया था? मुझे सब मालूम है अरहम। तुम अपने भाई को मेरे खिलाफ इस्तेमाल कर रही हो। अरहम की आवाज में लर्जिश आई। तुम्हें तो अपनी सगी माँ पर भी यकीन नहीं है। तुम मेरे भाई को इस सब में क्यों घसीट रहे हो? वो तुम्हारी इज्जत करता है। शहरयार ने तीखी लहजे में कहा। इज्जत का लिबादा ओढ़ कर तुम सब मुझे बेवकूफ समझ रहे हो, लेकिन याद रखना, मैं इस घर का मालिक हूँ और यहाँ मेरी मर्जी के बगैर एक पत्ता भी नहीं हिल सकता। अरहम ने उसे चैलेंज करते हुए पूछा। तो क्या अब मैं अपने भाई से मिलने के लिए भी तुमसे तहरीरी इजाजतनामा लिया करूं? शहरयार ने इसका रास्ता रोक लिया। इजाजतनामा नहीं, लेकिन अब जब भी वो आएगा तुम उसे अकेले में बात नहीं करोगी। जो बात होगी मेरी सामने होगी। अरहम ने दुख से उसे देखा। तुमने रिश्तों का तकद्दुस पामाल कर दिया है शहरयार। भाई बहन के रिश्ते को भी तुमने अपनी गलीज सोच की नजर कर दिया। शहरयार ने उसका बाजू सख्ती से पकड़ा। सोच गलीज नहीं है, ये एहतियात है। मुझे डर है कि तुम मेरे ही घर में बैठकर मेरे खिलाफ कोई जाल ना बुन रही हो। अरहम ने अपना बाजू छुड़ाया और सिलाई मशीन की तरफ वापस मुड़ गई। जाल मैं नहीं बुन रही, तुम्हारा अपना खौफ तुम्हें जकड़ रहा है, और एक दिन ये तुम्हें अकेला कर देगा। शहरयार ने जाते जाते मुड़ के देखा। मैं अकेला नहीं होऊंगा। मैं तुम्हें तुम्हारी इन तमाम हमदर्दों से दूर कर दूंगा जो तुम्हें मेरे खिलाफ भड़काते हैं। अरहम ने कोई जवाब नहीं दिया, लेकिन उसकी आंखों से गिरने वाला एक आंसू उस कपड़े पे जा गिरा जो वो सी रही थी। जबकि शहरयार अब बाहर गेट पे खड़े चौकीदार से ये पूछ रहा था कि अरहम का भाई कल कितनी देर यहाँ रुका था। शहरयार ने अपनी कमीज के कप दुरुस्त किए और घड़ी पहनते हुए अरहम को देखा, जो नाश्ते के लिए ट्रे लिए खड़ी थी। आज जब तक मैं वापस ना आ जाऊं तुम इस कमरे से बाहर कदम नहीं निकालोगी। याद रहे कि गली वाली खिड़की का पर्दा भी नहीं हटना चाहिए।
अरहम ने ट्रे मेज पर रखी और धीमे लहजे में पूछा, लेकिन बच्चों को स्कूल लाने का वक्त हो जाएगा, तब तो मुझे निकलना ही होगा। शहरियार ने जूते पहनते हुए सर उठाया। उसकी फिक्र तुम मत करो, मैंने ड्राइवर को ताकीद कर दी है, वो बच्चों को लेकर सीधा अपनी माँ के घर चला जाए। तुम आज सारा दिन यहीं रहोगी। अरहम के चेहरे पर हैरत फैल गई। अपनी माँ के घर क्यों? वो दोपहर का खाना तो यहीं खाते हैं। तुम बिला वजह बच्चों को परेशान कर रहे हो। शहरयार ने अपनी फाइल संभाली और उसके करीब आके खड़ा हो गया। परेशान मैं नहीं कर रहा, मैं सिर्फ ये यकीनी बना रहा हूँ कि तुम्हारे पास बाहर झुकने का कोई बहाना नहीं रहेगा। कल जब मैं गली से गुजरा तो तुम्हारी खिड़की का पर्दा थोड़ा से हटा हुआ था। अरहम ने बेबसी से कहा, वो सफाई के दौरान हुआ होगा। तुम्हारी छोटी बात को शक के तराजू में क्यों तोलते हो? शहरयार ने उसकी बात अनसुनी कर दी और अरहम का फोन मेज से उठाकर अपनी जेब में डाल लिया। तुम्हारा ये फोन आज से मेरे पास रहेगा। शाम को वापसी पर देखूंगा कि इसमें क्या क्या छुपा है। अरहम ने अपना हाथ आगे बढ़ाया, मगर फिर पीछे कर लिया। मेरा फोन क्यों? अगर कोई हंगामी जरूरत पड़ी तो मैं किससे राब्ता कैसे करूंगी? शहरयार ने तंजिया मुस्कुराहट के साथ जेब से चाबियों का गुच्छा निकाला। जरूरत पड़े तो दीवार पे लगे इंटरकॉम से नीचे चौकीदार को बता देना, वो मुझे दफ्तर में इतला दे देगा। वैसे भी तुम्हें घर बैठे किससे राब्ते करनी होती हैं? अरहम ने अलमारी का सहारा लिया। तुम मुझे कैदी बना रहे हो शहरयार। ये घर है या कोई अकूबत खाना जहाँ हर सांस पे पहरा है? शहरयार ने दरवाजे की तरफ बढ़ते हुए कहा, इसे तहफ़्फ़ुज़ कहो अरम। कैदियों को खाना और कपड़ा इतनी इज्जत से नहीं मिलता जितनी तुम्हें मिल रहा है। बस अपनी हद में रहो। उसने बाहर निकलकर दरवाज़ा बंद किया और अरहम ने अंदर से ताले के घूमने की वजनी आवाज़ सुनी, जिसका मतलब था कि उसे बाहर से लॉक कर दिया गया है। अरहम ने दरवाजे के हैंडल को हिलाया, मगर वो अपनी जगह से हिला नहीं। उसने मुठियां भींचकर खुद पर काबू पाया। खिड़की के बाहर से शहरयार की गाड़ी स्टार्ट होने की आवाज़ आई और अरहम वहीं फर्श पर बैठ गई। कमरे की खामोशी अब उसे काटने को दौड़ रही थी। थोड़ी देर बाद इंटरकॉम की घंटी बजी। अरहम ने लरसते हाथों से रिसीवर उठाया तो दूसरी तरफ चौकीदार की आवाज़ थी। बीबी जी, साहब का हुक्म है कि आपको किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो तो मुझे बताएं, लेकिन मेन गेट की चाबी उनके पास है। अरहम ने बगैर कोई जवाब दिए रिसीवर वापस रख दिया और बंद खिड़की की दबीज पर्दों को देखा। जब उसकी कुल कायनात थी, वो सोच रही थी कि जो शख्स मोहब्बत का दावा करता था, वो कैसे इतनी आसानी से किसी की आज़ादी छीन कर उसे एक बंद कमरे की जीनत बना सकता है। सूरज की रोशनी पर्दों के किनारों से छन के अंदर आ रही थी, लेकिन अरहम के लिए वो रोशनी अब एक तंज बन चुकी थी, क्योंकि उसे इस हद तक पहुंचने की इजाज़त नहीं थी। शाम के साए गहरे होने लगे और उसे बाहरी गली में गाड़ी की आवाज़ सुनाई दी। थोड़ी देर बाद ताला खुलने की आवाज़ आई और शहरयार कमरे में दाखिल हुआ। उसके हाथ में एक बड़ा शॉपिंग बैग था। अरहम तेज़ी से खड़ी हुई। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे कैद करने की? मैं अभी अपने भाई को फ़ोन करूंगी। शहरयार ने बैग बेड पे फेंका सुकून से बोला, भाई को फ़ोन तब करोगी जब तुम्हारे पास फ़ोन होगा। अभी चुपचाप ये कपड़े पहनो, हमें मेरे दोस्त की शादी पे जाना है। अरहम ने हैरत से उसे देखा। तुम्हें लगता है कि इस जिल्लत के बाद मैं तुम्हारे साथ कहीं जाऊंगी? मुझे मेरे बच्चों के पास ले चलो। शहरयार उसके करीब आया और उसकी शानों को सख्ती से जकड़ के बोला, बच्चे अपनी दादी के पास महफूज हैं। अगर तुम चाहती हो कि वो कल सुबह घर वापस आए तो खामोशी से तैयार हो जाओ और वहां चलकर एक खुशहाल बीवी का नाटक करो। अरहम ने बेजारी से उसका हाथ झटका। ये सब तुम दुनिया को दिखाने के लिए कर रहे हो, अंदर से तो तुमने इस रिश्ते को मार दिया है। शहरयार ने तंजिया मुस्कुराहट के साथ जवाब दिया, दुनिया को वो नजर आना चाहिए जो मैं दिखाना चाहता हूँ। अब जल्दी करो, मैं बाहर गाड़ी में इंतजार कर रहा हूँ। अरहम ने बेड पे पड़ी शोख रंग की साड़ी को देखा, जो उसकी मौजूदा जहनी हालत के बिल्कुल बरक्स थी, मगर बच्चों की खातिर उसे ये कड़वा घूंट पीना पड़ा। शादी हॉल में पहुंचते ही शहरयार ने अरहम का हाथ मजबूती से थाम लिया, जैसे वो कोई कैदी हो। याद रहे, किसी से ज्यादा बात करने की जरूरत नहीं है, बस मेरे साथ रहो। हॉल में दाखिल होते ही एक पुराने वक़्फ़कार ने हॉल में दाखिल होते ही एक पुराने वाकिफ़कार असद ने मुस्कुराते हुए उनकी तरफ कदम बढ़ाए। माशाअल्लाह अरम भाभी, आप तो पहचानी नहीं जा रही हैं। बहुत अरसा हो गया आपसे मिले हुए। अरम ने अभी जवाब देने के लिए लब खोले ही थे कि शहरयार ने उसका बाजू दबाकर उसे अपने पीछे कर लिया। जी, घर की मसरूफियत इसे वक्त नहीं देती, हमें ज़रा आगे जाना चाहिए। थोड़ी दूर जाते ही शहरयार ने उसके कान में सरगोशी की। उससे दांत निकाल कर मिलने की क्या जरूरत थी? क्या पहले से राब्ता था तुम्हारे से? अरहम ने तीखे लहजे में जवाब दिया, वो तुम्हारा क्लास फेलो रहा है शहरयार। क्या अब मैं उसे सलाम का जवाब भी ना दूं? शहरयार ने उसे कोने वाली मेज की तरफ धकेला। सलाम और मुस्कुराहट में फर्क होता है, तुम अपनी हदें भूल रही हो। यहाँ बैठो और नजरें नीची रखो।
अरहम ने मेज पे पड़े गिलास को देखा। उसे महसूस हो रहा था कि हॉल की तमाम रोशनियां उसका मजाक उड़ा रही हैं और वो सबके दरमियान होकर भी एक पिंजरे में बंद है। वापसी पर गाड़ी में शहरयार ने स्टेयरिंग पे मुक्का मारा। वो जो स्टेज के पास लड़का खड़ा था, उसे तुम बार बार क्यों देख रही थी? अरहम ने खिड़की से बाहर देखते हुए सर्द लहजे में कहा। वो मेरा भाई था शहरयार, जो इस तकरीब में इत्तेफाक से मौजूद था, मगर तुमने मुझे उससे भी बात करने नहीं दी। शहरयार ने गाड़ी की रफ्तार बढ़ाते हुए तंजिया कहकर लगाया। भाई था या कहीं और, मुझे सबकी नीयत मालूम है। अब घर चल के हिसाब होगा। शहरयार ने गाड़ी घर के पोश में रोकी और अरम की तरफ मुड़े बगैर सर्द लहजे में कहा, अंदर चलो, आज तुम्हारी इस खामोशी का पूरा हिसाब होगा। अरम ने बगैर कोई जवाब दिए गाड़ी का दरवाज़ा खोला और तेज कदमों से घर के अंदर चली गई। लाउंज में पहुंचते ही शहरयार ने अरम का रास्ता रोका और तीखे लहजे में बोला, वहाँ हॉल में जब तुम असद से मिल रही थी तो तुम्हारी आवाज़ इतनी धीमी क्यों हो गई थी? क्या वो बातें मेरे सुनने के लिए नहीं थी? अरम ने अपना पर्स मेज पर पटका और उसकी आंखों में आंखें डाल के जवाब दिया, वह इतना शोर था कि तुम्हें हर आवाज़ धीमी लग रही होगी। मैंने सिर्फ उसकी खैरियत पूछी थी। शहरयार ने तंजिया कहकर लगाया, खैरियत पूछने के लिए इतनी कुर्बत की जरूरत नहीं होती। तुमने जानबूझकर मुझे इश्ताल दिलाने के लिए ये सब किया। अरहम ने थके हुए लहजे में कहा, तुम इश्तियाल में आने के लिए किसी बहाने की मोहताज नहीं हो शहरयार। तुम्हारा शक हर वक्त तैयार रहता है। शहरयार उसके करीब हुआ और उसका बाजू सख्ती से जकड़ लिया। तुम्हें क्या लगता है कि मैं अंधा हूँ? जब तुम्हारा भाई स्टेज के पास खड़ा था तो तुमने उसे इशारा क्यों किया था? अरहम ने अपना बाजू छुड़ाने की कोशिश की। वो मेरा भाई है, उसे देखकर सर हिलाना कोई इशारा नहीं होता। तुमने वहां भी तमाशा बनाना चाहा, लेकिन मैंने तुम्हें मौका नहीं दिया। शहरयार ने गुस्से से दांत पीसे। मौका तुमने दिए है अरहम। आज इस हजूम में जिस तरह तुम मुझे नजरअंदाज करके दूसरों की तरफ देख रही थी, इसका मतलब साफ है कि तुम्हें मेरी कोई परवाह नहीं रही। अरहम ने बेजारी से उसे देखा। परवाह तो तब होती है जब तुम मुझे एक इंसान समझती। तुमने तो मुझे अपनी जायदाद समझ रखा है, जिस पर हर वक्त पहरा देना जरूरी है। शहरयार ने उसका चेहरा दोनों हाथों से जकड़ लिया। तुम मेरी जायदाद ही हो और मैं अपनी चीज पर किसी की नजर नहीं पड़ने दूंगा, चाहे वो तुम्हारा भाई क्यों ना हो। अरम की आंखों में गुस्से की चमक आई। ये मोहब्बत नहीं है शहरयार, ये एक बीमारी है जो तुम्हें और मुझे दोनों को खत्म कर देगी। शहरयार ने उसे झटका देकर पीछे हटाया। बीमारी तुम हो जो मेरे दिमाग को सुकून नहीं लेने देती। अब जाओ और अपने कपड़े बदल लो, मुझे तुम्हारा ये हुलिया अब जहर लग रहा है। अरम खामोशी से सीढ़ियां चढ़ने लगी, जबकि शहरयार नीचे खड़ा मुसलसल बड़बड़ा रहा था और उसके जहन में अब भी तकरीब के वही मनाजिर घूम रहे थे जिन्हें वो अपनी मर्जी के मायने दे रहा था। अरम ने कमरे में दाखिल होकर दरवाजा बंद किया तो उसे पीछे से शहरयार की चिल्लाने की आवाज आई, याद रखना अरम, कल से तुम्हारा बाहर निकलना फिर से बंद है, जब तक तुम सुधर नहीं जाती। अरहम ने दीवार का सहारा लिया और आंखें बंद कर ली। उसे महसूस हो रहा था कि घर की दीवारें उसे निगलने के लिए तैयार खड़ी हैं। अरहम ने सुबह की पहली रोशनी के साथ ही अलमारी से अपना पुराना बैग निकाला और उसमें चंद जरूरी कपड़े भरने लगी। उसके हाथ कपकपा रहे थे, लेकिन इरादा पत्थर की तरह सख्त हो चुका था। रात भर की जागती आंखें और शहरयार की तल्ख बातों ने उसे इस मकाम पे ला खड़ा किया था जहां अब मजीद सहना मुमकिन न था। शहरयार कमरे में दाखिल हुआ तो उसे पैकिंग करते देखकर ठटक गया। ये क्या तमाशा है? ये बैग क्यों भरा जा रहा है? उसने दरवाजे के पास खड़े होकर बुलंद आवाज में पूछा। अरम ने बैग की जिप बंद की और स्पार्ट लहजे में जवाब दिया, मैं थक गई हूँ शहरयार, अब मुझसे तुम्हारे शक का बोझ उठाने की हिम्मत नहीं रही। मैं अपने घर जा रही हूँ। शहरयार ने तीखे लहजे में कहकर लगाया, अपने घर? क्या तुम्हारे भाई ने तुम्हें ये पट्टी पढ़ाई है? तुम इस घर में मेरी इजाजत के बगैर एक कदम भी बाहर नहीं निकाल सकती, याद रखना। अरम ने बैग उठाया और उसके सामने आ खड़ी हुई। इजाजत अब मेरे लिए बेमायनी हो चुकी है। तुमने पहले ही मुझे कैदी बना रखा है, इससे ज्यादा तुम मेरा क्या बिगाड़ लोगी? शहरयार ने उसका रास्ता रोका और बाजू से पकड़ के उसे पीछे धकेला। तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हें इतनी आसानी से जाने दूंगा? तुम मेरी बीवी हो, मेरी इज्जत का सवाल है। अरहम ने बेजारी से अपना बाजू छुड़ाया। इज्जत का ख्याल तुम्हें तब आना चाहिए था जब तुम मुझ पे गलीज इल्जामात लगा रहे थे। अब सिर्फ दीवारें बची हैं, तुम इनकी हिफाजत करो। शहरयार ने गुस्से में मेज पर पड़ा पानी का गिलास फर्श पे दे मारा। अगर तुम आज इस दहलीज से बाहर गई तो याद रखना, इस घर के दरवाजे तुम्हारे लिए हमेशा के लिए बंद हो जाएंगे। अरहम ने एक पल के लिए रुक कर उसे देखा और तिल्खी से कहा, ये दरवाजे तो उसी दिन बंद हो गए थे जिस दिन तुमने मेरे किरदार पे उंगली उठाई थी। अब यहाँ सिर्फ घुटन है, सुकून नहीं। शहरयार ने उसका बैग छीनने की कोशिश की, लेकिन अरहम ने उसे मजबूती से थाम रखा था। पीछे हटो शहरयार, आज से मैं अपनी मर्जी से जा रही हूँ
اور تم مجھے نہیں روک سکتی۔ شہریار کی تمام دھمکیوں کے باوجود ارہم نے ہمت نہیں ہاری۔ اس نے اس وقت ڈرائیور کو فون کیا جو بچوں کو دادی کے گھر چھوڑ آیا تھا، اور اسے سختی سے حکم دیا کہ وہ بچوں کو لے کر فوراً گھر پہنچے۔ شہریار حیران رہ گیا کہ ارہم نے یہ سب اس کے علم میں لائے بغیر کیسے کر لیا۔ تھوڑی دیر بعد جب گاڑی گھر کے پوش میں پہنچی، ارہم نے تیزی سے قدم بڑھائے، بچوں کو گاڑی سے نکالا اور اسی وقت باہر ٹیکسی میں بٹھا دیا جسے وہ پہلے ہی بلا چکی تھی۔ ارہم نے مڑ کر دیکھے بغیر جواب دیا، میں ٹیکسی بلا چکی ہوں، مجھے تمہارے ڈرائیور کی ضرورت نہیں ہے۔ شہریار لاؤنج کا صوفہ غصے سے ٹھوکر مار کے گرا دیا۔ تم پچھتاؤ گی ارہم، تم دیکھنا کہ تمہارا بھائی بھی تمہیں بوجھ سمجھے گا، تب تمہیں میری بات یاد آئے گی۔ ارہم نے مین گیٹ کا تالا کھولا اور باہر کھڑی ٹیکسی کی طرف بڑھ گئی۔ اسے پیچھے سے شہریار کی چلانے اور بڑبڑانے کی آواز آ رہی تھی، لیکن اب ان آوازوں میں وہ طاقت نہیں تھی جو اسے روک سکے۔ گاڑی میں بیٹھتے ہی اس نے گہرا سانس لیا۔ اسے ایسے لگ رہا تھا جیسے برسوں بعد اس کے سینے سے کوئی بھاری پتھر ہٹایا ہو، حالانکہ وہ جانتی تھی کہ آگے کی راہ آسان نہیں ہے۔ ارم کے بھائی کا گھر قریب آتے ہی اس کے دل کی دھڑکنیں تیز ہونے لگی۔ اسے امید تھی کہ یہاں سے وہ سکون ملے گا جس کے لیے وہ برسوں سے تڑپ رہی تھی۔ جیسے ہی ٹیکسی گھر کے سامنے رکی، اس کا بھائی عدنان باہر ہی کھڑا تھا۔ شاید وہ ارم کے فون کا انتظار کر رہا تھا۔ ارم کو بیگ اور بچوں کے ساتھ گاڑی سے اترتے دیکھ کر وہ تیزی سے آگے بڑھا۔ ارم، تم اس وقت اور یہ بیگ؟ کیا پھر شہریار نے کچھ کہا ہے؟ ارم نے کچھ کہنے کی کوشش کی مگر اس کے لب لرزنے لگے اور وہ بس اتنا کہہ سکی، بھائی، میں اب وہاں واپس نہیں جا سکتی، میں سب چھوڑ آئی ہوں۔ عدنان نے اسے سہارا دیا اور اندر لے گیا، جہاں اس کی بھابھی نادیہ صوفے پر بیٹھی فون میں مصروف تھی۔ نادیہ نے ارم کو اس حال میں دیکھا تو اس کے ماتھے پہ بل پڑ گئی۔ خیر تو ہے ارم، اس طرح اچانک؟ کیا شہریار کو بتا کے آئی ہو؟ ارم نے کرسی پر بیٹھتے ہوئے نفی میں سر ہلایا۔ وہ مجھے آنے نہیں دے رہا تھا، میں اسے بتائے بغیر آئی ہوں۔ نادیہ نے ایک معنی خیز نظر عدنان پہ ڈالی اور ارم سے مخاطب ہوئی، دیکھو ارم، میاں بیوی میں لڑائی جھگڑی تو ہوتی رہتی ہیں، لیکن گھر چھوڑ کے آنا کوئی حل نہیں ہے۔ دنیا باتیں بناتی ہے۔ ارم نے بیزاری سے سر اٹھایا۔ بھابھی، وہاں باتیں نہیں، مجھ پہ پہرے تھی، شک تھا اور ہر روز کی ذلت تھی۔ کیا میں وہاں مرنے کے لیے رکتی؟ عدنان نے نادیہ کو خاموش رہنے کا اشارہ کیا اور ارم کے سر پہ ہاتھ رکھا۔ تم فکر نہ کرو ارم، یہ تمہارا اپنا گھر ہے، جب تک تم چاہو یہاں رہو۔ لیکن ارم کو جلد ہی احساس ہو گیا کہ اس گھر کی فضا بھی اب پہلے جیسی نہیں رہی تھی۔ شام کو جب وہ کچن میں نادیہ کی مدد کرنے گئی تو نادیہ نے برتن رکھتے ہوئے دھیمے مگر تلخ لہجے میں کہا، عدنان پہلے ہی کاروبار میں پریشان ہے، اوپر سے تمہارے اس طرح آنے سے شہریار کوئی نیا مسئلہ کھڑا نہ کر دے۔ وہ ایک بااثر آدمی ہے۔ ارم کے ہاتھ رک گئی۔ بھابھی، میں یہاں بوجھ بننے نہیں آئی، میں بس کچھ دن سکون چاہتی ہوں۔ نادیہ نے طنزیہ انداز میں کہا، سکون تو بیٹا اپنے ہی گھر میں ملتا ہے، دوسروں کے گھروں میں تو انسان مہمان رہتا ہے، اور پھر تمہارے بچے، وہ اپنے باپ کے بغیر کیسے رہیں گے؟ ارہم کا دل بیٹھ گیا۔ اسے محسوس ہوا کہ شک کی دیواروں سے نکل کر وہ اب مسلط کی دیواروں میں گھر گئی ہے۔ رات کے کھانے پر عدنان خاموش تھا، اس کے چہرے پر فکر مندی صاف ظاہر تھی۔ اچانک ارہم کے بھائی کا فون بجا۔ اسکرین پر شہریار کا نام دیکھ کر پورے کمرے میں خاموشی چھا گئی۔ عدنان نے ہچکچاتے ہوئے فون اٹھایا۔ جی شہریار؟ ہاں، ارم یہی ہے۔ دیکھو، بات تو سنو۔ دوسری طرف سے شہریار کی آواز اتنی بلند تھی کہ ارم کو بھی سنائی دے رہی تھی۔ اگر وہ 1 گھنٹے میں واپس نہ آئی تو میں پولیس کو لے کر تمہارے گھر پہنچ جاؤں گا۔ ارم کو سمجھا دو کہ وہ آگ سے کھیل رہی ہے۔ عدنان نے فون بند کیا اور ارم کی طرف دیکھا۔ اس کی نظروں میں اب وہ ہمدردی نہیں تھی جو صبح تھی۔ ارم، وہ بہت ہی غصے میں ہے، شاید تمہیں ایک بار اس سے بات کر لینی چاہیے۔ ارم نے خالی نظروں سے اپنے بھائی کو دیکھا۔ اسے سمجھ آ گئی کہ پناہ گاہیں بھی اب مضبوط نہیں رہیں۔ ارم کے جانے کے بعد گھر میں ایک آج خاموشی چھا گئی جو شہریار کو کاٹنے کو دوڑتی تھی۔ شہریار کے 2-3 دن اس نے غصے اور انا میں گزار دیے، یہ سوچ کر کہ وہ خود ہی واپس آ جائے گی۔ لیکن جیسے جیسے دن گزرتے گئے، گھر کی دیواریں اسے اپنے آپ چڑھانے لگیں۔ ایک شام جب وہ دفتر سے تھکا ہارا گھر لوٹا تو لانچ میں ارم کے ہاتھ کی بنی چائے اور اس کی مخصوص خوشبو کی بجائے صرف گرد اور تنہائی کا ڈھیر تھا۔ اس نے عادت کے مطابق کچن کی طرف دیکھ کر ارم کو آواز دینے کے لیے منہ کھولا، مگر پھر اسے یاد آیا کہ اب وہاں جواب دینے والا کوئی نہیں ہے۔ شہریار سیڑھیاں چڑھ کے بچوں کے کمرے میں گیا، جہاں کھلونے بکھرے ہوئے تھے اور بیڈ کی چادروں پر اب بھی ان کی معصوم سی مہک باقی تھی۔ اسے وہ منظر یاد آیا جب وہ بچوں کو زبردستی ان کی دادی کے گھر چھوڑ آیا تھا تاکہ ارم کو سزا دے سکے۔ اب وہی خاموشی سے سزا دے رہی تھی۔ اس نے بیڈ پہ بیٹھ کر اپنا سر ہاتھوں میں گرا لیا
उसे बच्चों की वो हंसी और अरहम का धीमी लहजे में समझाना बहुत याद आ रहा था। उसे एहसास हुआ कि वो शक की जिस आग को हवा दे रहा था, उसने सबसे पहले उसके अपने घर का सुकून राख कर दिया है। वो अरहम का फोन उठाकर बैठ गया, जो अब भी उसके पास था। उसने अरहम की पुरानी तस्वीरें देखना शुरू की। हर तस्वीर में अरहम की आंखें जैसे उससे सवाल कर रही थी कि इसका क्या कसूर था। उसे वो लम्हा याद आया जब उसने अरहम का बाजू सख्ती से पकड़ा था और उसे कमरे में बंद कर दिया था। अब वही कमरा उसे कैद खाना लग रहा था, मगर इस बार कैदी अरहम नहीं बल्कि वो खुद था। उसने सोचा कि क्या वाकई ही अरहम ने कभी उसे धोखा दिया था, या उसके अपने वहम ने खूबसूरत रिश्ते को बर्बाद कर दिया। रात की 3 बज रही थी जब उसने तड़प कर अदनान का नंबर मिलाया, मगर फिर हिम्मत ना पड़ी और फोन काट दिया। उसे याद आया कि कैसे अरम उसकी छोटी छोटी जरूरतों का ख्याल रखती थी, उसके आने से पहले उसके कपड़े निकालना और उसकी पसंद का खाना बनाना। अब फ्रिज में रखा बासी खाना और बिखरा हुआ घर उसे बता रहा था कि अरम सिर्फ एक बीवी नहीं थी, बल्कि इस घर की रूह थी। उसे अपने बच्चों की वो उदास शक्लें याद आई जो वो उन्हें छोड़ के आ रहा था। पापा मम्मा कहाँ है? उनका वो सवाल अब उसके कानों में हथौड़ों की तरह बज रहा था। शहरयार ने आईने में अपना चेहरा देखा। उसकी आंखें सुर्ख थी और चेहरे पर कई दिन की बढ़ी हुई दाढ़ी थी। उसे पहली बार खुद से घिन आने लगी। उसने सोचा कि मैं वाकई इतना बुरा हूँ कि अपनी ही बीवी को मुझसे भागना पड़ा। उसकी अना अब आहिस्ता आहिस्ता टूट रही थी और उसकी जगह एक गहरी पछतावे ने ले ली थी। उसने फैसला कर लिया कि वो कल सुबह ही अरहम के पास जाएगा, लेकिन इस बार धमकाने या पुलिस लाने के लिए नहीं, बल्कि माफ़ी मांगने के लिए। मगर उसे ये डर भी था कि क्या अरहम उसे माफ़ करेगी। अगली सुबह शहरियार में मजीद इंतज़ार ना हो सका। वो बगैर नाश्ता किए गाड़ी निकाल कर अरहम के महके की तरफ रवाना हो गया। रास्ते भर उसके जहन में वो तमाम तल्ख बातें गर्दिश कर रही थी जो उसने अरहम से कही थी। उसे पहली बार एहसास हो रहा था कि घर सिर्फ चार दीवारों का नाम नहीं होता, बल्कि उन लोगों से भी होता है जो उसे जिंदगी बख्शते हैं। जब वो अदनान के घर पहुंचा तो उसके दिल की धड़कन तेज हो गई थी। दस्तक देने पर अदनान ने दरवाजा खोला। शहरयार की हालत देखकर वो दंग रह गया। वो शख्स जो हमेशा इस्त्रीशुदा सूट और गरूर में रहता था, आज बिखरे हुए बालों और बेहाल सूरत के साथ सामने खड़ा था। अदनान ने सर्द मैरी से उसे अंदर आने का रास्ता दिया। आओ शहरयार, अब क्या कहने आए हो? पुलिस लाए हो या कोई नई धमकी? शहरयार ने नजर झुका ली और धीमी आवाज में कहा, नहीं अदनान, मैं सिर्फ अरहम से मिलने आया हूँ। क्या वो बात करेगी? अरहम लाउंज में बैठी बच्चों को नाश्ता करवा रही थी। शहरयार को देखते ही वो साकित रह गई। उसकी आंखों में अब वो खौफ नहीं था, बल्कि एक अजीब सी दूरी थी। शहरयार ने हिचकिताते हुए उसके करीब कदम बढ़ाया। अरहम, घर बहुत खाली हो गया है। मैं वहाँ एक पल भी नहीं रह पा रहा। हर कोने से तुम्हारी और बच्चों की कमी महसूस हो रही है। अरहम ने बच्चों को दूसरे कमरे में जाने का इशारा किया और कुर्सी की पुश्त को मजबूती से थाम के खड़ी हो गई। घर खाली है या अब वहाँ कोई ऐसा नहीं रहा जिस पर तुम मेरा पहरा बिठा सको? शहरयार ने अरहम का हाथ पकड़ने की कोशिश की, मगर अरहम पीछे हटकी। मैं यहाँ लड़ने नहीं आया अरहम, मैं तुम्हें लेने आया हूँ। मुझे एहसास हुआ है कि मैंने तुम्हारे साथ बहुत ज्यादती की। मेरा शक मेरा वहम था। अरहम की आंखों में आंसू आ गए। तुम्हारा एहसास मेरा उन जख्मों को नहीं भर सकता शहरयार, जो तुमने मेरी रूह पर लगाए हैं। तुमने मुझे कैदी बनाया, मेरा फोन छीना, मुझे कमरे में बंद किया। क्या ये सब मोहब्बत थी? शहरयार ने टूटे हुए लहजे में जवाब दिया, वो मेरी कमजोरी थी अरहम। मुझे डर था कि मैं तुम्हें खो दूंगा। इसी डर ने मुझे अंधा कर दिया था। अरहम ने नफे में सर हिलाया। तुमने मुझे खोने के डर से नहीं, बल्कि अपनी अना की खातिर खो दिया है। आज यहाँ आकर ये सब कहना आसान है, लेकिन क्या तुम वाकई बदल सकती हो? पूरे कमरे में खामोशी छा गई। अदनान और नादिया भी दूर खड़ी ये मंजर देख रही थी। शहरयार ने गहरा सांस लिया और अरहम के सामने हाथ जोड़ दिए। अरहम, मुझे एक आखिरी मौका दो। मैं वादा करता हूँ कि अब तुम्हें कभी शक की नज़र से नहीं देखूंगा। मैंने घर की वो तमाम खिड़कियां जिन पर मैंने पहले पर्दे गिराए थे, आज खुद खोल दिए हैं। अरहम ने खामोशी से उसे देखा। उसे अपने बच्चों का मुस्तकबिल भी देखना था, जो इस वक्त सहमे हुए दूसरे कमरे में बैठे थे। ये सब सुन रही थी। नादिया ने आगे बढ़कर अरहम के कंधे पे हाथ रखा। अरहम, अगर ये अपनी गलती मान रहा है तो शायद एक मौका देना चाहिए। घर टूटना कोई अच्छी बात नहीं है। अरहम ने शहरयार की तरफ देखा और धीमे लहजे में कहा, मैं वापस आऊंगी, लेकिन तुम्हारे लिए नहीं, सिर्फ अपने घर और बच्चों के सुकून के लिए। मगर याद रखना शहरयार, अगर इस बार तुमने मेरे किरदार पे उंगली उठाई या मुझे कैद करने की कोशिश की, तो मैं दोबारा कभी मुड़ के नहीं देखूंगी। शहरयार ने सुकून का सांस लिया। उसे लगा जैसे उसे नई जिंदगी मिल गई हो,
लेकिन वो जानता था कि टूटा हुआ भरोसा बहाल करने में अभी उसे बहुत वक्त लगेगा। और हमने जब वापसी का फैसला किया तो शहरियार के चेहरे पर सुकून की एक लहर दौड़ गई, लेकिन अरहम के दिल में अब भी एक अजीब सा खौफ था। गाड़ी में बैठते हुए उसने खिड़की से बाहर देखा, जहां उसका भाई अदनान और भाभी नादिया खड़े उन्हें अलविदा कह रही थी, जबकि बच्चे पिछली निश्त पर खामोश बैठे इस बदले हुए माहौल को समझने की कोशिश कर रही थी। पूरा रास्ता खामोशी में कटा। शहरियार बार बार आईने में अरहम की तरफ देखता, जैसे कुछ कहना चाह रहा हो, मगर अरहम की स्पाट नजरें उसे खामोश रहने पर मजबूर कर रही थी। जैसे ही गाड़ी घर के पोश में रुकी, अरहम को वही पुरानी घुटन महसूस होने लगी। शहरियार ने लपक कर अरहम के हाथ से बैग लेने की कोशिश की और कहा, लाओ मैं इसे कमरे में रख देता हूँ, तुम जाके आराम करो। मगर अरहम ने बैग नहीं छोड़ा और धीमी लहजे में जवाब दिया, मैं खुद रख लूंगी, शुक्रिया। लाउंज में दाखिल होते ही अरहम की नज़रें सबसे पहले उस दरवाजे पे गईं जहाँ से शहरयार ने उसे बाहर निकाला था, और फिर उस खिड़की पर जिसके पर्दे गिराने पर हंगामा हुआ था। शहरयार ने भांप लिया कि अरहम क्या सोची है। उसने तेजी से जाकर खिड़की के दबीज पर्दे एक तरफ को हटा दिए और धूप को अंदर आने का रास्ता देते हुए बोला, देखो अरम, अब यहाँ कोई पर्दा नहीं रहेगा। मैंने मैंने मेन गेट की चाबी भी डिश बोर्ड पे रख दी है। तुम्हें जो ज़रूरत हो बच्चों के साथ कहीं भी जा सकती हो। अरहम ने एक तल्ख मुस्कुराहट के साथ उसे देखा और कहा, चाबियां और पर्दे तो सिर्फ बहाने थी शरियार, असल ताला तो तुम्हारी सोच पे लगा था। देखना ये है कि वो खुला है या नहीं। जिस पर शहरियार ने सोफे पर बैठते हुए अपना सर झुका लिया और एतराफ़ किया, मैं कोशिश कर रहा हूँ अरहम, मैं जानता हूँ मैंने तुम्हारा एतबार खो दिया है, लेकिन अब मैं तुम्हें साबित करूंगा कि मैं बदल गया हूँ। रात के खाने पर फिजा बोझल तो थी, मगर शहरियार ने पूरी कोशिश की कि वो कोई ऐसी बात ना करे जिससे शक की बो आए। यहाँ तक कि जब अरहम बर्तन समेटने लगी तो शहरियार ने किचन में आकर मदद की पेशकश की, जिसे अरहम ने ये कहकर टाल दिया, मुझे मसरूफ रहना पसंद है, खाली बैठकर इंसान फजूल बातें ही सोता है, जैसे तुम सोचते थे। शहरियार को ये बात चुभी, मगर उसने जब्त किया और वहां से चला गया। थोड़ी देर बाद जब अरहम कमरे में आई तो देखा कि शहरियार उसका मोबाइल चार्जर पे लगा रहा है। अरहम के कदम वहीं रुके, मगर शहरियार ने मुस्कुराते हुए फ़ोन मेज़ पर रख दिया और कहा, इसकी बैटरी ख़त्म हो रही थी तो मैंने सोचा चार्ज कर दूं। तुम्हारे भाई का फ़ोन आ सकते हैं। अरहम के पूछने पर कि क्या उसने उसका फ़ोन चेक किया, शहरियार ने इरम की आंखों में झांक कर जवाब दिया, नहीं इरम, मैंने खुद से वादा किया है कि अब तुम्हारा फ़ोन मेरे लिए एक बंद किताब रहेगा। जिसके बाद इरम ने फ़ोन साइड पे रखा और बेड पे लेट गई। कमरे में खामोशी तो थी, मगर इस बार इसमें वो दम घुटने वाला खौफ नहीं था जो पहले हुआ करता था। शहरियार ने घर के माहौल को नॉर्मल करने के लिए हर मुमकिन कोशिश की थी। वो इरम की हर छोटी बड़ी ज़रूरत का ख्याल रखता और कोशिश करता कि किसी तरह इरम के चेहरे पर वही पुरानी मुस्कुराहट वापस आ जाए। मगर इरम के अंदर की खामोशी किसी ज़रूरत का टूटने का नाम नहीं ले रही थी। वो सुबह सवेरे उठती, बच्चों को तैयार करके स्कूल भेजती और फिर सारा दिन घर के कामों में खुद को इतना मसरूफ रखती जैसे वो किसी चीज़ से भाग रही हो। शहरियार शाम को जब दफ्तर से वापस आता तो इरम उसे मुस्कुरा के तो ना मिलती, लेकिन उसकी चाय और खाना मेज़ पर वक्त पर मौजूद होता। रात के वक्त जब वो दोनों कमरे की तन्हाई में होती तो शहरियार अक्सर इरम के करीब आने की कोशिश करता। वो उसका हाथ थामता, उसके बालों में उंगलियां फेरता और मोहब्बत भरी लहजे में उसे अपनी जिंदगी की तमाम तर खुशियां लुटाने का वादा करता। मगर इरम का रवैया एक ऐसी बर्फ की तरह था जो शोहर की तपिश से पिघलने की बजाय मजीद सख्त होती जा रही थी। शहरयार जब उससे अपनी कुर्बत का तकाजा करता तो वो कभी इनकार न करती और एक फर्माबरदार बीवी की तरह खुद को उसके हवाले कर देती। लेकिन इस तमाम वक्त में उसकी आंखें छत को तकती रहती, या वो खामोशी से अपनी आंखें मूंद लेती, जैसे वो इस लम्हे का हिस्सा है ही नहीं। शहरयार को शिद्दत से यह एहसास होता कि वो इरम के जिस्म को तो करीब है, मगर उसकी रूह उससे कोसों दूर किसी ऐसे मकाम पर है जहां अब शहरयार की रसाई मुमकिन नहीं रही। उसे महसूस होता कि वो किसी जीती जागती औरत के साथ नहीं, बल्कि एक ऐसी लकीर के साथ जी रहा है जो सिर्फ फर्ज के बोझ तले कुची हुई है। अरहम का ये स्पाट रवैया और उसकी बेहिसी शहरयार के अंदर की पछतावे को एक आग की तरह दहकाती रहती, क्योंकि उसे अब समझ आ रहा था कि औरत को जबरदस्ती घर तो लाया जा सकता है, लेकिन उसके दिल में दोबारा घर बसाना दुनिया का मुश्किल तरीन काम है। इरम ने गोया अपने जज्बात पर ताले लगा दिए थे। वो शहरयार के हर प्यार भरे जुमले का जवाब जी ये ठीक है में देती और कभी पलट कर उससे कोई फरमाइश न करती। उसकी ये खामोश बगावत किसी भी बड़े झगड़े से ज्यादा खतरनाक थी, क्योंकि उसमें कोई शिकायत नहीं थी, कोई गुस्सा नहीं था, बस एक लामतनाही सर्द मेहरी थी
जिसने शहरयार के बदले हुए रवैये को भी बेमायनी कर दिया था। शहरयार कभी कभी गुस्से में आकर उसे झंझोड़ना चाहता कि वो कुछ बोले, उस पर चीखे या उसे मारे, मगर इरम की खामोश नजरें उसे ये बावर करवाती कि अब उसके पास खोने को कुछ नहीं बचा। वो सिर्फ एक मसलत के तहत इस छत तले रह रही है जहाँ उसे कभी बेतौकीर किया गया था। यूं वक्त गुजरता रहा और शहरयार को अपनी हर जीत एक हार की तरह महसूस होने लगी, क्योंकि उसे अपनी बीवी का जिस्म तो मिल गया था, मगर वो इरम हमेशा के लिए मर चुकी थी, जो कभी उसके लिए एक इशारे पर अपनी दुनिया निछावर करने को तैयार रहती थी। और अब उनके दरमियान जो दीवार खड़ी थी वो किसी ईंट पत्थर की नहीं, बल्कि टूटे हुए मान की थी, जिसे जोड़ना अब शायद किसी की बस में नहीं था। शहरयार की बर्दाश्त अब जवाब दे रही थी। इरम की खामोशी उसे अपने ही घर में एक अजनबी बना चुकी थी, और वो इस सर्द महरी को मजीद सहने की हिम्मत खो रहा था। एक रात जब इरम हस्बे मामूल बेड पर लेटी छत को तक रही थी और शहरयार ने उसका हाथ थाम के कुछ कहना चाहा, मगर इरम ने कोई रद्द अमल ना दिया, तो शहरयार का जब्त टूट गया। वो बेड से उठा और इरम के सामने फर्श पर बैठ के फूट फूट के रोने लगा। उसके कंधे शिद्दत गम से लरस रहे थे और उसकी हिचकियां उसके कमरे को सुकून को चीर रही थी। इरम, जो अब तक पत्थर बनी हुई थी, शहरयार को इस तरह अपने पैरों में बैठकर बच्चों की तरह रोता देखकर अंदर से हिल गई। उसे तवक्का नहीं थी कि वो शख्स जिसकी अना आसमान को छूती थी, आज इस तरह रेजा रेजा होकर उसके सामने बिखर जाएगी। शहरयार ने रोते हुए इरम का हाथ थाम लिया और इल्तिजा की, इरम, मुझे मार दो, मुझे गालियां दो, या मुझसे बदला ले लो, मगर खुदा के लिए इस तरह खामोश रहकर मुझे जिंदा मत मारो। मैं मानता हूँ मैंने तुम्हारे साथ जानवरों जैसा सलूक किया, मैंने तुम्हारी इज्जत नफ्स को कुचला, लेकिन अब मैं इस पछतावे की आग में रोज जल रहा हूँ। इरम ने पहली बार अपनी नजरें शहरयार के चेहरे पे जमाई, जहाँ आंसुओं ने उसके गरूर को धो डाला था। उसे शहरयार की आंखों में वो सच्ची तड़प नजर आई जो उसने पहले कभी नहीं देखी थी। शहरयार कहता रहा, तुम्हारी ये बेहिसी मुझे ये बता रही है कि मैंने तुम्हें हमेशा के लिए खो दिया है। अगर तुम मुझे माफ नहीं कर सकती तो मुझे बता दो, मैं तुम्हें इस कैद से आज़ाद कर दूंगा, क्योंकि तुम्हारा ये खामोश वजूद मुझे रोज जलाता है। मैं तुम्हारा वही शोहर बनना चाहता हूँ जिस पर तुम कभी मान करती थी। अरम का दिल, जो अब तक बर्फ की तरह सख्त था, शहरयार की इन आहों और आंसुओं से थोड़ा पिघलने लगा। उसने आहिस्ता से अपना हाथ शहरयार के सर पे रखा। ये महीनों बाद पहला लिमिस था जिसमें बेजारी नहीं बल्कि थोड़ी सी हमदर्दी शामिल थी। अरम ने धीमी आवाज में कहा, शहरयार, आंसू बहाकर तुम सब वो वापस नहीं ला सकती जो तुमने अपने हाथों से बर्बाद किया है। एतबार एक बार टूट जाए तो उसे जुड़ने में बरसों लगते हैं, लेकिन तुम्हारा ये रोना मुझे बता रहा है कि शायद तुम्हारे अंदर का वो जाबिर इंसान अब मर चुका है। शहरयार ने अरहम के हाथों को चूमा और उससे वादा किया कि वो अपनी बाकी जिंदगी उसके एतबार को दोबारा कायम करने में लगा देगा। उस रात पहली बार अरहम ने शहरयार से पीठ फेर कर सोने की बजाय उसकी तरफ रुख किया। अगरचे मोहब्बत अभी दूर थी, लेकिन नफरत और बेहिसी की वो सख्त दीवार थोड़ी सी मध्यम हो गई थी, जिसने उनके दरमियान फासला पैदा कर दिए थे। और शहरयार को ये उम्मीद मिल गई थी कि एक दिन वो अपनी इरम को दोबारा मुकम्मल तौर पे हासिल करने में कामयाब हो जाएगा। शहरयार और इरम के दरमियान बरसों से तनी हुई शक की दीवार आखिरकार पछतावे के आंसुओं में बह गई, और उस रात के बाद घर की फिजा में एक ऐसी तब्दीली आई जिसका इरम ने कभी तसव्वुर भी ना किया था। अब जब सुबह का सूरज खिड़कियों से छिनकर लाउंज में आता, तो वो अपने साथ शहरयार की वही पुरानी जाहिलियत और पहरेदार सोच नहीं, बल्कि एक नया सुकून और एहतराम लेकर आता। शहरयार ने अपने अमल से साबित किया कि वो वाकई बदल चुका है। वो अब इरम के हर छोटे बड़े फैसले में उसकी राय लेता, उसकी पसंद नापसंद का ख्याल रखता, और सबसे बढ़ के ये कि उसने इरम को वो शख्स आज़ादी दी थी जिसके लिए वो बरसों से तरस रही थी। अरहम ने भी महसूस किया कि अब शहरयार की नज़रों में वो शक की तपिश नहीं, बल्कि एक ऐसी नदामत है जो उसे हर लम्हा इरम की खिदमत और खुशी पर मजबूर करती है। इरम का दिल, जो कभी पत्थर की तरह सख्त हो गया था, अब आहिस्ता आहिस्ता मोम होने लगा था। उसने अपनी वो खामोश बगावत खत्म कर दी थी, और अब वो सिर्फ फर्ज समझ के नहीं बल्कि एक बार फिर अपनायत के एहसास के साथ घर के कामों और शहरयार की ज़रूरतों का ख्याल रखने लगी थी, क्योंकि उसे यकीन हो गया था कि शहरयार ने अपनी अना को मार दिया है। अपनी मोहब्बत और अपने घर को बचाने की जो कसम खाई थी, वो उस पर पूरा उतर रहा है। एक शाम जब वो दोनों टेरेस पर बैठे चाय पी रही थी और बच्चे लॉन में खेल रही थी, तो शहरयार ने इरम का हाथ थाम के बड़ी संजीदगी से उसकी तरफ देखा और कहा, इरम, मैं जानता हूँ कि मैंने तुम्हारी ज़िंदगी के कई साल एक जहन्नुम बना के रखे। मैंने तुम्हें वो दिख दिए जिनका अजाला शायद पूरी ज़िंदगी की मोहब्बत भी ना हो सके, लेकिन मैं आज तुम्हें ये बताना चाहता हूँ कि तुम्हारी इस खामोशी और तुम्हारी सब्र ने मुझे वो इंसान बना दिया है जो मैं कभी था ही नहीं। अरहन ने मुस्कुराकर शहरयार की तरफ देखा।
اس کی آंखों में अब वो पुरानी बेजारी नहीं थी, बल्कि एक इत्मीनान था। उसने जवाब दिया, शहरयार, रिश्ते कभी कामिल नहीं होते, इनमें ऊंच नीच आती रहती है। लेकिन अहम बात यह है कि इंसान अपनी गलती मान कर उसे सुधार ले। मैंने आपको माफ़ कर दिया है, इसलिए नहीं कि मैं मजबूर थी, बल्कि इसलिए क्योंकि मैंने आपकी तड़प और आपके सच्चे पछतावे को अपनी आंखों से देखा। भरोसा टूटना बहुत आसान है, मगर उसे दोबारा जोड़ना एक कठिन अमल है, और हम दोनों ने मिलकर इस अमल को मुकम्मल किया है। उनके दरमियान अब वो दम घुटने वाली खामोशी नहीं थी, बल्कि एक ऐसी गुफ्तगू थी जिसमें दिल के भेद खुले हुए थे और कोई भी बात पर्दे में नहीं थी। शहरयार को महसूस हुआ कि जिस अरहम को वो जंजीरों और तालों से काबू करना चाहता था, उसे उसने अपनी मोहब्बत और नरमी से हमेशा के लिए जीत लिया है। घर के दरो दीवार जो कभी तल्ख यादों के गवाह थे, अब एक नई जिंदगी की गवाही दे रही थी, जहां अब कोई फोन चेक नहीं किया जाता था, जहां किसी के बाहर जाने पर पाबंदी नहीं थी, और जहां मोहब्बत का मतलब कैद नहीं, बल्कि एक दूसरे की खुशी में खुश होना था। इरम अब अपने मैके में जाती, अपनी सहेलियों से भी मिलती और अपनी मर्जी के मुताबिक अपनी जिंदगी गुजारती, और शहरयार उसे पोस्ट तक छोड़ने आता तो उसकी आंखों में फख्र होता, शक नहीं। इस कहानी का ये जानदार इख्तिताम हमें ये सबक देते हैं कि मियाँ बीवी का रिश्ता किसी मुकाबले या बिलादस्ती का नाम नहीं है, बल्कि ये एक ऐसा तवाज़ुन है जो सिर्फ बाहिमी एहतराम और मुकम्मल भरोसे से कायम रह सकता है। शक वो जहर है जो हंसते बसते घरों को उजाड़ देता है, लेकिन अगर मर्द अपनी अनाज छोड़कर अपनी गलती तस्लीम कर ली और औरत अपने ज़र्फ को बड़ा करके माफ़ करना सीख ले, तो ज़िंदगी दोबारा से गुलजार बन सकती है। शहरयार और अरहम की ये दास्तान अब एक ऐसी मंजिल पर पहुंच चुकी थी जब पिछली तमाम तल्खियां महज एक बुरा ख्वाब बन के रह गई थी, और आने वाला हर दिन उनके लिए खुशियों की नई नवीद लेकर आ रहा था। यूं इस नावल का इख्तिताम एक ऐसी मुस्कुराहट पर हुआ जो सिर्फ उस वक्त नसीब होती है जब इंसान अपनी रूह को नफरत और शक के बोझ से आज़ाद कर देते हैं। और अरहम और शहरयार की जोड़ी अब पहले से कहीं ज़्यादा मजबूत और मुत्तहिद होकर अपनी ज़िंदगी के नए सफ़र पर निकल पड़ी थी, जहाँ सिर्फ सकून, वफा और लामतनाही मोहब्बत उनकी मुंतज़िर थी।